प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आय का टॉपिक डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के लिए हमको 4 शब्दों पर गौर करना है। पहला, ये किसी राष्ट्र की आय है, किसी देश की आय है। एक देश की भौगोलिक सीमा के बीच जो कुछ उत्पादन होता है उसकी आय है। पहला शब्द है राष्ट्र। इसकी गणना होती है एक वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष हमारे यहां किसी भी साल के 1 अप्रैल से शुरू होता है और आगामी साल के 31 मार्च तक चलता है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण है, ये वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। राष्ट्रीय आय के अंदर हम वस्तु और सेवा के मूल्य की गणना करेंगे और मुद्रा के रूप में करेंगे। ऐसा नहीं कि गेहूं का उत्पादन हुआ 100 टन, चावल का उत्पादन हुआ 150 टन, ऐसा नहीं। उस 100 टन 150 टन का मौद्रिक मूल्य क्या होगा, मुद्रा के रूप में क्या मूल्य होगा, वो उत्पादन कितने रुपए का होगा। हम राष्ट्रीय आय की गणना मौद्रिक रूप में रुपयों में करेंगे। और चौथा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि इसके अंदर विदेशी आय भी सम्मिलित होती है। सामान्यतः विदेशी आय क्या होती है? निर्यात और आयात का अंतर। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया गया है उनका मौद्रिक मूल्य क्या है, माइनस एक वित्तीय वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया गया है उनका मौद्रिक मूल्य क्या है। उन दोनों के अंतर को हम राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल करेंगे। इस अंतर को हम कहेंगे विशुद्ध विदेशी आय। तो राष्ट्रीय आय के अंदर हम 4 बातों को सम्मिलित करेंगे। पहला, ये किसी राष्ट्र की, किसी देश की आय है। दूसरा महत्वपूर्ण, ये एक वित्तीय वर्ष की आय है। गणना करेंगे हम किसी साल का 1 अप्रैल उससे आगामी साल का 31 मार्च, जैसे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये हो गया एक वित्तीय वर्ष। इस वित्तीय वर्ष में एक देश के अंदर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, इस वस्तु और सेवा में भी हमको ध्यान रखना है कि अंतिम वस्तु और सेवा लेनी है। यहां एक शब्द तो है अंतिम वस्तु और सेवा, दूसरा होता है मध्यवर्ती वस्तु। इन दोनों में भी अंतर आना चाहिए। अंतिम वस्तु उसको कहेंगे जिसको उपभोक्ता ने उपभोग के लिए अपने पास खरीद लिया है और वो उपभोग करने के बाद समाप्त हो जाएगी, वो उत्पादन प्रक्रिया में और आगे नहीं चलेगी। मध्यवर्ती वस्तु उसको कहेंगे जो अभी उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त हो रही है। जैसे गेहूं है, गेहूं का आटा बन रहा है, आटे से बिस्किट बन रहे हैं। तो ये गेहूं, इससे दूसरी वस्तु बनी आटा, उससे तीसरी वस्तु बनी बिस्किट, उसका रूप परिवर्तित हो रहा है। तो हम गेहूं को, आटे को मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। इस बिस्किट को उपभोक्ता ने खरीद लिया, क्रय कर लिया,
अब इसको ये उपभोग करेगा, उपभोग करने के बाद वो वस्तु समाप्त हो जाएगी, उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, तो हम इस बिस्किट को अंतिम वस्तु कहेंगे। मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य यानी गेहूं का मूल्य भी जोड़ लें, आटे का भी जोड़ लें और बिस्किट का भी जोड़ लें, तो वास्तव में जितनी राष्ट्रीय आय है उससे वो ज्यादा दिखेगी। इसलिए इस वस्तु और सेवा का जिसका हम मौद्रिक मूल्य ले रहे हैं उसमें अंतिम वस्तु और सेवा लेनी है जो उपभोक्ता के हाथों में है। और चौथी बात, विदेशों से प्राप्त होने वाली विशुद्ध आय भी राष्ट्रीय आय के अंदर सम्मिलित की जाती है। अब इन चारों शब्दों को मिलाकर आप कोई भी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय से हमारा अभिप्राय एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, जिसके अंदर विदेशी आय भी सम्मिलित होती है। दोबारा से कहें, राष्ट्रीय आय से हमारा अभिप्राय एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जिसमें विदेशी आय भी सम्मिलित है, इसको हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय को मापते कैसे हैं।